नमस्कार दोस्तों, कहानियों के इस चैनल पर मैं शैली आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कभी किसी महान व्यक्ति की पहचान अगर आपके अपने व्यक्तित्व की पहचान के आगे आ खड़ी हो तो ऐसे गड़बड़ झोल माहौल को भी कैसे बड़ा ही दिलचस्प बना देना है, ऐसा हमारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी श्री सत्यजीत रे साहब के अलावा और कौन कर सकता है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं के द्वारा रचित बेहद दिलचस्प कहानी भक्त और आनंद लेते हैं इस अचानक आ पड़ी कंफ्यूजन रूपी आपदा का। अरूप बाबू यानी अरूप रतन सरकार 11 साल के बाद पुरी आए हैं। शहर में थोड़ा बहुत परिवर्तन दिख रहा है, जैसे कुछ नए मकान, नए सिरे से बनाई हुई कुछ सड़कें, 2-4 छोटे बड़े होटल। मगर जब वे समुद्र के किनारे आए तो उन्हें लगा यह समुद्र बदलने वाली चीज नहीं है। वे सागरिका होटल में ठहरे हैं। वहां से समुद्र हालांकि दिखता नहीं, लेकिन रात में लोगों का शोरगुल जब थम जाता है, लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ती है। उस आवाज को सुनकर कल अरूप बाबू बाहर निकल आए थे। कल ही वे पुरी आए हैं। दिन के वक्त उन्हें कुछ खरीद फरोख्त करनी थी, इसलिए समुद्र के किनारे की तरफ नहीं गए थे। रात में जाकर देखा, अमावस के अंधेरे में भी लहरों का फेन साफ साफ दिखाई पड़ता है। अरूप बाबू को याद आया, बचपन में उन्होंने कहीं पढ़ा था कि समुद्र के पानी में फास्फोरस रहता है और इसीलिए अंधेरे में भी लहरें दिखाई पड़ती हैं। अरूप बाबू को रोशनी से जगमगाती रहस्यमय लहरों की ओर देखना बड़ा ही अच्छा लगा। कलकत्ते में उन्हें देखकर कोई भावुक नहीं कह सकता, सो नहीं कहे। अरूप बाबू जानते हैं कि किसी जमाने में उनमें कितनी भावुकता थी। काम के दबाव से वह भावुकता कहीं मोथरी ना हो जाए, इसलिए वे अब भी बीच बीच में गंगा के किनारे और ईडन गार्डन में जाकर बैठ जाते हैं। पेड़, पानी और फूलों को देखकर उन्हें प्रसन्नता होती है। पक्षियों का गीत सुनकर पहचानने की कोशिश करते हैं कि वह कोयल, बया या पपीहे का स्वर है। अंधेरे में बहुत देर तक समुद्र की ओर अपलक देखते रहने के बाद उन्हें लगा 16 साल की नौकरी के जीवन का अवसाद बहुत कुछ दूर हो गया है। आज तीसरे पहर भी अरूप बाबू समुद्र के किनारे आए हैं। कुछ दूर तक पैदल चलने के बाद उन्हें इच्छा नहीं हो रही है कि अब चहलकदमी करें। एक गेरुआधारी साधु बाबा या गुरु जैसा व्यक्ति तेज कदमों से बालू के ऊपर चला आ रहा है। पीछे पीछे औरत, मर्द, चेला चंटियों का एक दल उसके कदमों से कदम मिलाकर हाँफता हुआ चला आ रहा है। अरूप बाबू को यह दृश्य बहुत ही अच्छा लग रहा है। तभी उनकी बाईं ओर से एक बच्चे की आवाज तैरती हुई इनके कानों में आती है। मुन्ना का सपना क्या आपने ही लिखा है? अरूप बाबू ने गर्दन घुमाकर देखा। 7-8 साल का एक लड़का है, सफेद शर्ट और नीली पैंट पहने, हाथ की कोहनी तक बालू लगा है। गर्दन उठाकर वह विस्मय की दृष्टि से उनकी ओर ताक रहा है। अरूप बाबू के जवाब का इंतजार न कर लड़के ने कहा, मैं मुन्ना का सपना पढ़ चुका हूँ। बाबूजी ने सालगिरह के अवसर पर दिया था। मुझे कहो कहो, इसमें शर्माने की क्या बात है? यह एक महिला की आवाज थी। लड़के को थोड़ी हिम्मत हुई और वह बोला, मुझे वह किताब बहुत अच्छी लगी थी। अरूप बाबू ने अब महिला की ओर देखा। 30 साल उम्र होगी, सुंदर चेहरा, मुस्कुराती हुई उनकी ओर देख रही है और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। अरूप बाबू ने लड़के से कहा, नहीं मुन्ना, मैंने कोई किताब नहीं लिखी है, तुम संभवतः गलती में हो। महिला लड़के की माँ है, इसमें कोई संदेह नहीं।
दोनों के चेहरे में स्पष्ट समानता है, खासकर चिबुक की गढ़न में। अरूप बाबू की बात से महिला की हंसी मलिन नहीं हुई। वह और भी आगे बढ़ आई और पहले की अपेक्षा अधिक मुस्कुराहट अपने चेहरे पर बिखेर कर बोली, सुनने में आया है कि आप लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते। मेरे एक देवर ने एक समारोह का सभापतित्व करने के लिए आपको एक अनुरोध भरा खत लिखा था। आपने जवाब दिया था आप यह सब कतई पसंद नहीं करते, मगर अब कि हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। आप हालांकि बच्चों के लिए लिखते हैं, लेकिन हम भी आपकी रचना पढ़ा करते हैं। मुन्ना का सपना पुस्तक का लेखक चाहे जो हो, मगर माँ और बेटा उनके एक जैसे भक्त हैं। यह बात समझने में अरूप बाबू को असुविधा नहीं हुई। इस तरह की बेढब स्थिति का सामना करना पड़ेगा, इसकी उन्होंने कल्पना तक न की थी। उन्हें यह बताना जरूरी है कि उनकी धारणा गलत है, मगर बेरुखी से बताया जाए तो इन्हें तकलीफ पहुंचेगी। यह सोचकर अरूप बाबू असमंजस में पड़ गए। असल में अरूप बाबू का हृदय बहुत ही कोमल है। एक बार उनके धोबी गंगाचरण ने एक नए अद्धी के कुर्ते में स्त्री का दाग लगाकर कुर्ते का हुलिया बिगाड़ दिया था। उनकी जगह कोई और होता तो उसे निश्चय ही 2-4 थप्पड़ जमा देता, लेकिन अरूप बाबू ने धोबी की दयनीय और झिझक से भरी मुद्रा देखकर कोमल स्वर में इतना ही कहा था, स्त्री जरा सावधानी से किया करो। अपने इस ममतालु हृदय के कारण ही उन्होंने कुछ और न कहकर इतना ही कहा, मैं मुन्ना का सपना का लेखक हूं, आप इतना श्योर होकर यह बात कैसे कह रही हैं? महिला ने हैरत में आकर कहा, वाह, उसी दिन युगांतन में तस्वीर छपी थी। रेडियो से घोषणा की गई कि आपको बंगला भाषा के श्रेष्ठ बाल साहित्य के लेखक की हैसियत से इस वर्ष का साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया है, और उसके दूसरे दिन अखबारों में तस्वीर छपी। हम ही नहीं, अब अनेकों अमलेश मौलिक के चेहरे से परिचित हो गए हैं। अमलेश मौलिक, अरूप बाबू नाम से तो परिचित हैं, पर चेहरा नहीं देखा है। दोनों के चेहरे में क्या इतना साम्य है? इतना जरूर है कि आजकल के अखबारों में छपे चेहरे का साफ साफ पता नहीं चलता है। आप बुरी आ रही हैं, यह बात चारों तरफ फैल गई है, महिला कहने लगी। हम उस दिन सीव्यू होटल गए हुए थे। मेरे पति के एक मित्र कल तक वहीं टिके थे। उनसे होटल के मैनेजर ने बताया था कि आप बृहस्पतिवार को आ रहे हैं। आज ही तो बृहस्पतिवार है, आप सीव्यू में टिके हुए हैं ना? नहीं, मैं वो सुना था कि वहाँ खाना उतना अच्छा नहीं मिलता। आपने ठीक ही सुना है, हम भी यही सोच रहे थे। इतने इतने होटल में रहने के बावजूद आप वहाँ क्यों ठहरने जा रहे हैं? आप कहाँ ठहरे हैं? मैं सागरिका में। ओह, वो तो नया होटल है। किस तरह का है? चलाओ ही कहिए, कुछ ही दिनों तक ठहरना है। कितने दिनों तक ठहरिएगा? 5-1 दिन। फिर किसी दिन हमारे यहाँ आइए, हम पूरी होटल में ठहरे हैं। आपको देखने के लिए कितने ही आदमी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बच्चों का तो कुछ कहना ही नहीं। यह क्या, आपके पैर भीग गए? लहर जो आगे बढ़ आई है, अरूप बाबू का इस ओर ध्यान ही नहीं है। पैर ही भीगे हैं, यह कहना गलत होगा। तेज हवा रहने पर भी अरूप बाबू का पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा है। प्रतिवाद करने का सुयोग कब और कैसे टल गया, यह उनकी समझ में आया ही नहीं। अभी जरूरत इसी बात की है कि वे यहां से खिसक जाएं। मुसीबत कहां तक आगे बढ़ गई है, एकांत में बैठकर सोचने पर ही यह बात समझ में आएगी। मैं अब चलता हूं। जरूर ही कुछ नई चीज लिख रहे हैं ना? अभी कहने का मतलब है कि आराम करूंगा। दोबारा मिलेंगे। अपने पति से कहूंगी कल तीसरे पहर इधर आ रहे हैं ना? सीवीओ के मैनेजर विवेक राय ने अभी अपने गाल के अंदर एक पान ठूसा ही था
कि अरूप बाबू उनके सामने उपस्थित हो गए। यहाँ अमलेश मौलिक आने वाले हैं? अब तक नहीं आए हैं? कब आएंगे? या मंगलवार टेरीगंगा आया है। क्यों? मंगलवार, आज है बृहस्पतिवार। अरूप बाबू मंगलवार तक ही ठहरेंगे। टेलीग्राम आने का मतलब है कि मौलिक बाबू ने किसी वजह से आने की तारीख आगे बढ़ा दी है। मैनेजर से पूछने पर अरूप बाबू को पता चला कि उनका अनुमान सही है। अमलेश मौलिक आज ही आने वाले थे। विवेक बाबू के क्यों के उत्तर में अरूप बाबू ने उन्हें बताया कि उन्हें अमलेश बाबू से एक जरूरी काम है। वे मंगलवार की दोपहर में आकर पता लगाएंगे। अरूप बाबू सी व्यू होटल से सीधे बाजार की तरफ चले गए। एक दुकान से अमलेश बाबू की लिखी 4 किताबें खरीदी। मुन्ना का सपना वहां नहीं मिली। खैर, कोई हर्ज नहीं, 4 ही काफी हैं। 2 उपन्यास हैं, 2 छोटी छोटी कहानियों के संकलन। होटल में लौटते लौटते 6:30 बज गए। सामने के दरवाजे से घुसते ही एक कमरा मिलता है। उसके बाएं मैनेजर के बैठने की जगह है। दाहिने एक 10-5 फीट जगह में एक बेंच और 2 कुर्सियां बिछी हुई हैं। कुर्सियों पर 2 आदमी बैठे हुए हैं। बेंच पर 2 लड़के और 2 लड़की, जिनकी उम्र 10-12 के बीच होगी। अरूप बाबू पर नजर पड़ते ही दोनों आदमियों ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया और उठकर खड़े हो गए। उसके बाद बच्चों की ओर देखकर गर्दन हिलाई। बच्चे शर्माते हुए अरूप बाबू की ओर बढ़ आए और पैर छूकर प्रणाम किया। अरूप बाबू मना करने जा रहे थे, मगर कर नहीं सके। दोनों सज्जन भी आगे बढ़ आए। उनमें से एक ने कहा, हम पुरी होटल से आ रहे हैं। मेरा नाम सुहृद सेन है और आप हैं मिस्टर गांगुली। मिसेस घोष ने बताया कि आज आपसे उनकी मुलाकात हुई है। आप यहीं ठहरे हैं, इसलिए सोचा कि सौभाग्यवश किताबें बांस के कागज में बंधी हैं, वरना अपनी ही किताबें खुद खरीद कर ला रहे हैं, यह देखकर वे क्या सोचते। अरूप बाबू ने उनकी हर बात पर गर्दन हिलाकर हामी भरी। यह नहीं कि अब भी प्रतिवाद नहीं किया जा सकता है। ऐसी कौन सी बात है? इतना कहना ही काफी है। देखिए साहब, एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मैंने खुद अमलेश मौलिक की तस्वीर नहीं देखी है। तब हाँ, यह मान लेता हूं कि उनका चेहरा मुझसे बहुत कुछ मिलता जुलता है। हो सकता है उनकी भी मूछें पतली हैं, उनके भी बाल घुंघराले हैं, उनकी आंख पर मेरे जैसा ही चश्मा है। यह भी ठीक है कि वे पुरी आने वाले हैं, लेकिन दुहाई आप लोगों की, मैं वह आदमी नहीं हूं। मैं बाल साहित्य का लेखक नहीं हूं। मैं साहित्यिक हूं ही नहीं, कुछ लिखता भी नहीं हूं। इंश्योरेंस ऑफिस में नौकरी करता हूं। एकांत में छुट्टी बिताने आया हूं। आप लोग कृपया मेरी जान छोड़ दें। असली अमलेश मौलिक मंगलवार को सी व्यू होटल में आ रहे हैं। मगर इतना कहने से ही क्या झंझट से मुक्ति मिल जाएगी? एक बार जब इनके दिमाग में यह बात बैठ गई है कि वे अमलेश मौलिक हैं और पहली बार प्रतिवाद करने पर जब कोई काम न हुआ, तो फिर क्या सी व्यू के मैनेजर का टेलीग्राम दिखाया जाए, तभी इन लोगों की गलतफहमी दूर होगी। ये लोग मान लेंगे यह मौलिक जी का एक करिश्मा है। दरअसल वे छद्म नाम से सागरिका में ठहरे हुए हैं और आने के पहले सी व्यू में अपने नाम से झूठा टेलीग्राम भेज दिया है। वह इसलिए कि लोगों के उपद्रव से छुटकारा मिल सके। प्रतिवाद के मामले में सबसे बड़ी बाधा उन 3 बच्चों ने डाल दी। वे तीनों अवाक और भक्ति भरी दृष्टि से अरूप बाबू को घूर रहे हैं। प्रतिवाद की गंध पाते ही इन तीनों बच्चों की आशा, आनंद और उत्साह पर एक ही क्षण में पानी फिर जाएगा। बाबुल, तुम जिस चीज की जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, अमलेश बाबू से पूछ लो। दोनों लड़कों में जो बड़ा है उसे संबोधित करते हुए सुहृद सेन ने कहा। अरूप बाबू घबराहट महसूस करने लगे।
अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। बाबुन अपनी गर्दन टेढ़ी कर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाकर सवाल करने के लिए तैयार है। अच्छा, मुन्ना की आंखों में जिस बूढ़े ने नींद ला दी थी वह क्या जादू जानता था? चरम संकट की घड़ी में अरूप बाबू को अचानक पता नहीं कि उनका दिमाग गजब का काम कर रहा है। सामने झुककर बाबुन के कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोले, तुम्हें क्या लगता है? तीनों बच्चे अरूप बाबू की बात पर बेहद प्रसन्न हुए। जाने के समय सुहद सेन अरूप बाबू को निमंत्रण दे गए कि उन्हें आज रात पुरी होटल में आकर खाना खाना है। वहां 8 बंगाली परिवार आकर ठहरे हुए हैं। उनके साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं जो अमलेश मौलिक के भक्त हैं। अरूप बाबू ने आपत्ति न की, क्योंकि इस बीच उन्होंने मान लिया है कि कुछ समय के लिए उन्हें अमलेश मौलिक की भूमिका में अभिनय करना ही है। उसका नतीजा क्या हो सकता है, इस पर सोचने का समय अभी नहीं है। बस एक ही बात उन्होंने सुहद बाबू से कही, देखिए जनाब, मैं शोरगुल पसंद नहीं करता हूँ। लोगों से मिलने जुलने का भी मैं अभ्यस्त नहीं हूँ। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं यहाँ जो ठहरा हूँ, यह बात कृपया कहीं फैलाए नहीं। सुहद बाबू ने वचन दिया कि कल के निमंत्रण के बाद वे लोग फिर कभी उन्हें तंग नहीं करेंगे और वे इसके लिए भी शक्ति भर कोशिश करेंगे कि और लोग भी उन्हें तंग ना करें। रात में कुछ देर पहले ही खाना खाकर अरूप बाबू बिछावन पर लेट गए और अमलेश मौलिक की हाबू के कारनामे पुस्तक पढ़ने लगे। इसके अलावा और जो 3 पुस्तकें हैं वे हैं टुटुल का एडवेंचर, किश्तीमात और फूल की डलिया। अंतिम 2 कहानियों के संकलन हैं। साहित्यिक ना रहने पर भी अरूप बाबू ने नौकरी जीवन के पहले, विशेषकर स्कूली जीवन के अंतिम 3 सालों के दरमियान बच्चों की बहुत सी देशी विदेशी कहानियां पढ़ी हैं। इतने दिनों के बाद 39 साल की उम्र में नए सिरे से बच्चों की कहानियां पढ़ने पर उन्हें इसलिए आश्चर्य लगा कि छुटकर में पढ़ी कितनी ही कहानियां उन्हें अब भी याद हैं और उन कहानियों से अमलेश मौलिक की कहानियां यत्र तत्र मिलती जुलती हैं। बड़े बड़े हरफों में छपी 100-125 पृष्ठों की चारों पुस्तकों को पढ़ने के बाद जब कमरे की बत्ती बुझाकर लेट गए तो उस समय सागरिका होटल में निस्तब्धता तैर रही थी। समुद्र की आवाज आ रही है। कितनी रात बीत चुकी है। अरूप बाबू ने तकिए के बगल से घड़ी उठा ली। यह घड़ी उनके पिता की थी। पुराने जमाने का रेडियम डायल है। समुद्र के फेन की तरह ही अंधेरे में चमकता है। 1:15 बज चुका है। साहित्य अकादमी के पुरस्कार प्राप्त बाल साहित्य के रचयिता अमलेश मौलिक की भाषा सरल है, शैली मंझी हुई। शुरू करने पर बिना अंत तक पढ़े रहा नहीं जाता। फिर भी मौलिक साहब की कृति में मौलिकता का अभाव है। कितने ही तरह के आदमी, कितनी ही तरह की घटना और कितने ही तरह के अनुभवों की बात हम हमेशा सुनते रहते हैं। हम लोगों के अपने जीवन में भी कितनी ही तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। उनके साथ थोड़ी सी कल्पना मिला दी जाए तो कहानी बन जाए। फिर दूसरों की रचना से सामग्री लेने की जरूरत ही क्यों पड़े। अरूप बाबू के मन में अमलेश मौलिक के प्रति जो श्रद्धा थी, उस श्रद्धा में थोड़ी बहुत कमी आ गई। साथ ही साथ उनका मन भी तनिक हल्का हो गया। कल से वे और भी अधिक आजादी से मौलिक जी का अभिनय कर सकेंगे। पुरी होटल की पार्टी में अमलेश मौलिक के भक्तों की भक्ति दुगनी हो गई। अरूप बाबू इस बीच एक दूसरी दुकान से मुन्ना का सपना पुस्तक खरीद कर पढ़ चुके हैं। नतीजा यह हुआ कि 13 शिशु भक्तों के 333 प्रकार के सवालों का जवाब अपने मनचाहे ढंग से देने में उन्हें कोई असुविधा नहीं हुई। पार्टी खत्म होने के पहले से ही बच्चों ने उन्हें शहद चट्टा बाबू कहकर पुकारना शुरू कर दिया, क्योंकि अरूप बाबू ने उन्हें सिखाया कि मौ का अर्थ शहद है और लिक अंग्रेजी शब्द है जिसका अर्थ है चाटना। यह सुनकर दासगुप्त बाबू ने अपनी राय जाहिर की
शहद की सृष्टि आप कर रहे हैं और उसे ये बच्चे चाट रहे हैं। इस पर उनकी पत्नी सुरंगना देवी ने कहा, वे ही क्यों, हम भी चाट रहे हैं। खाना पीना खत्म होने के बाद 2 बातें हुई। एक, बच्चों ने आग्रह किया कि उन्हें कम से कम एक कहानी सुनानी ही है। उस पर अरूप बाबू ने कहा कि वे मुंह से कहानी कहने के अभ्यस्त नहीं हैं। तब हाँ, उन्होंने अपने बचपन की एक दिलचस्प घटना सुनाई। बचपन में अरूप बाबू बांछाराम अक्रूदत्त लेन में रहते थे। जब वे 5 साल के थे तो उनके घर से एक दिन एक कीमती कलाई घड़ी चोरी चली गई। चोर पकड़ने के लिए अरूप बाबू के पिताजी घर पर एक सूप छाड़ने वाले को ले आए। उस सूप छाड़ने वाले ने एक कैंची को चिमटे की तरह व्यवहार में लाकर उसके सहारे एक सूप को शून्य में टका दिया और मुट्ठियों में चावल भरकर उस सूप पर डालने लगा और साथ ही साथ मंत्र भी पढ़ने लगा। इस प्रकार उसने घर के नए नौकर नटवर को चोर के रूप में पकड़वा दिया। अरूप बाबू के मंझले चाचा नटवर के बाल पकड़कर जब उसे मुक्का मारने जा रहे थे तो ठीक उसी वक्त कलाई घड़ी एक बिछावन के चादर के नीचे से बाहर निकल आई। तालियों की गड़गड़ाहट के बीच कहानी समाप्त कर जब वे जाने के लिए कुर्सी से उठने लगे तो 4-5 बच्चे उठे। ठहरिए ठहरिए, जाइएगा नहीं। उसके बाद वे दौड़ते हुए अपने अपने कमरों में गए और वहां से अमलेश मौलिक के द्वारा लिखी 7 नई पुस्तकें ले आए और उनके सामने रखकर बोले, अपना नाम लिख दीजिए। अरूप बाबू बोले, मैं पुस्तकों पर अपना हस्ताक्षर नहीं करता हूँ, कभी नहीं। मैं इन्हें ले जा रहा हूँ, हर पुस्तक पर एक एक तस्वीर बना दूंगा। तुम लोग परसों तीसरे पहर 4:30 बजे मेरे होटल में आकर किताबें ले जाना। जिनकी पुस्तकें थी उन्होंने तालियां पीटी। हस्ताक्षर के बजाय तस्वीर रहना कहीं अच्छा रहेगा। अरूप बाबू को स्कूल में पढ़ते वक्त 2 बार अच्छी ड्राइंग का पुरस्कार मिला था। उसके बाद से हालांकि तस्वीर बनाई नहीं है, मगर एक दिन अगर जरा अभ्यास कर ले तो क्या किसी चीज की तस्वीर बनाई नहीं जा सकती। दूसरे दिन शनिवार की सुबह अरूप बाबू अपना डॉट पेन और किताबें लेकर बाहर निकल गए। मछुआरों को बस्ती की ओर जाने पर उन्होंने देखा वहां तस्वीर बनाने के लिए यथेष्ट सामग्री है। 1-8 घंटे में ही उनका काम खत्म हो गया। एक पुस्तक में उन्होंने केकड़े की तस्वीर बनाई, दूसरे में उन्होंने 3 सीपियों को बालू पर आसपास पड़े दिखाया, तीसरी में उन्होंने 2 कौवों की तस्वीर बनाई, चौथी में मछली पकड़ने की नाव, 5वीं में मछुआरे का मकान, 6ठी में मछुआरे के बच्चे की तस्वीर और आखिरी पुस्तक की तस्वीर में चोंगेदार टोपी पहने हुए मछुआरे को मछली पकड़ने का जाल बुनते हुए दिखाया। रविवार को तीसरे प्रहर ठीक 4:30 बजे झुनी, पिंटू, चुमकी, शांतनु, बाबुन, प्रसेन और नवनीता होटल में आए और अपनी अपनी पुस्तकें लेकर किलकारियां भरते हुए वापस चले गए। उस दिन बिस्तर पर लेटने के बाद अरूप बाबू की समझ में यह बात अचानक आई कि उनके मन में खुशियों के भाव के साथ एक दुश्चिंता का भाव भी चला आया है। मैं अमलेश मौलिक हूँ, यह बात हालांकि उन्होंने कभी किसी के सामने अपने मुंह से नहीं कही है, फिर भी उनकी समझ में यह बात आई कि वे पिछले 3 दिनों से जो काम करते आ रहे हैं वह धोखेबाजी के सिवा दूसरा कुछ नहीं है। परसों मंगलवार की सुबह असली अमलेश मौलिक आने वाले हैं। अरूप बाबू को इन कई दिनों के दरमियान इन बच्चों और उनके माँ बाप, मौसी, बुआ से जो आदर और भक्ति मिली है उसके अधिकारी तो वे हैं जो मंगलवार को आ रहे हैं। वे सब सशरीर उपस्थित होंगे और सीव्यू होटल के मैनेजर विवेक राय जब इस खबर को गर्व के साथ प्रचारित करेंगे उस समय किस तरह की विषम स्थिति का सामना करना पड़ेगा, इस बात को सोचते ही अरूप बाबू के होश उड़ गए। फिर क्या एक दिन पहले ही भाग जाना उनके लिए बुद्धिमानी का काम होगा?
नहीं तो फिर मंगलवार की सुबह से रात तक वे क्या करेंगे? अपने को कैसे छिपाएंगे? और अगर ऐसा ना करेंगे तो ये लोग उन्हें कैसे छोड़ देंगे? धूर्त धोखेबाज कहकर उनकी चमड़ी उधेड़ देंगे। मौलिक जी को यह बात मालूम हो जाएगी तो वे क्या बिना पिटाई किए छोड़ेंगे? कोई कोई साहित्यिक या सांड जैसा ताकतवर नहीं होता। और पुलिस का भी डर है। इस तरह की धोखेबाजी करने से जेल की सजा दी जाती है या नहीं, यह बात अरूप बाबू को मालूम नहीं है। अगर दी जाती हो तो अरूप बाबू को कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि वे एक बहुत बड़ा अपराध कर बैठे हैं। दुश्चिंता के कारण नींद नहीं आएगी, यह सोचकर अरूप बाबू ने नींद की एक गोली खा ली। अंततः अरूप बाबू ने मंगलवार को रात की ट्रेन से जाना ही तय किया। दरअसल अमलेश मौलिक को एक बार अपनी आंखों से देख लेने का लोभ वे किसी तरह संभाल नहीं सके। सोमवार की सुबह अपने होटल में ही खोज पड़ताल करने पर युगांतर का वह अंक उन्हें मिल गया जिसमें अमलेश मौलिक की तस्वीर छपी थी। पतली मूछें, घुंघराले बाल, मोटे फ्रेम का चश्मा, ये सारी चीजें हैं, लेकिन सादृश्य की मात्रा को ठीक से समझने के लिए असली आदमी को अपनी आंखों से देखना होगा, क्योंकि तस्वीर साफ साफ नहीं छपी है। जहां तक समझ में आ रहा है उनसे उन्हें पहचानने में कोई असुविधा नहीं होगी। अरूप बाबू स्टेशन आएंगे, उन्हें न केवल अपनी आंखों से देखेंगे बल्कि उनसे दो चार बातें भी कर लेंगे। जैसे, आप मिस्टर मौलिक है ना? आपकी तस्वीर उस दिन अखबार में देखी थी। आपकी रचना मैंने पढ़ी है, बहुत अच्छी लगती है, इत्यादि। उसके बाद अपना सरो सामान स्टेशन पर रखकर अरूप बाबू शहर छोड़कर निकल जाएंगे। कोणार्क अब तक देख नहीं सके हैं। मंदिर देखकर शाम को लौटेंगे और सीधे स्टेशन जाकर ट्रेन में बैठ जाएंगे। अपने को छिपाने का इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। मंगलवार को पुरी एक्सप्रेस 20 मिनट लेट से पहुंची। मुसाफिर नीचे उतर रहे हैं। अरूप बाबू एक खंबे की ओट में खड़े होकर प्रथम श्रेणी की अगल बगल वाली दोनों बोगी को ध्यान से देख रहे हैं। एक दरवाजे से हाफ पैंट पहने दो विदेशी उतरे। उसके बाद एक स्थूलकाय मारवाड़ी। दूसरे दरवाजे से एक बूढ़ी उतरी, जिसका हाथ एक सफेद पैंट पहने युवक संभाले था। युवक के बाद एक बूढ़ा, उसके बाद, हाँ, किसी तरह की कोई गलती नहीं हो रही है। ये ही अमलेश मौलिक हैं। अरूप बाबू से चेहरा मिलजुल रहा है। तब इतनी बात जरूर है कि अलग अलग खड़े हो जाएं तो जुड़वा भाई समझ लिए जाने की कोई संभावना नहीं है। मौलिक जी की ऊंचाई अरूप बाबू से कम 2 इंच कम है और देह का रंग दुगना काला। उम्र भी शायद ज्यादा है क्योंकि जुल्फें बहुत पक गई हैं। अरूप बाबू के बाल उतने नहीं पके हैं। सूटकेस हाथ में संभालकर उतरते हुए उन्होंने एक कुली को पुकारा। अरूप बाबू भी कुली के साथ उनकी ओर बढ़ गए। आप ही मिस्टर मौलिक है ना? उन्होंने तनिक आश्चर्य में आकर अरूप बाबू की ओर देखा और जरा सा सिर हिलाकर कहा, हाँ। कुली अपने सिर पर सूटकेस रख चुका है। इसके अलावा मौलिक बाबू के साथ जो सरो सामान है वह है कंधे पर लटका हुआ एक बैग और फ्लास्क। तीनों व्यक्ति गेट की तरफ बढ़ने लगे। अरूप बाबू ने कहा, मैं आपकी किताब पढ़ चुका हूँ। अखबार में आपको पुरस्कार मिलने की बात पढ़ चुका हूँ और तस्वीर भी देखी है। ओह, आप सी व्यू में ठहरिएगा। अमलेश बाबू ने और भी अधिक आश्चर्य में आकर अब की अरूप बाबू को जरा संदेहपूर्ण दृष्टि से देखा। अरूप बाबू ने मौलिक जी के मनोभावों का अनुमान लगाते हुए कहा, सी व्यू का मैनेजर आपका भक्त है, उन्होंने यह खबर फैलाई है। ओह, आप आ रहे हैं सुनकर बहुत से बच्चे उत्कंठित हैं। यह आदमी इतना कम क्यों बोलता है? उसकी चहलकदमी की रफ्तार भी जैसे कम होती जा रही है। भला आदमी क्या सोच रहा है? अमलेश बाबू
अबकी ठिठक कर खड़े हो गए और अरूप बाबू की ओर घूरते हुए बोले, बहुतों को मालूम हो गया है। देखा तो यही, क्यों, इससे क्या आपको कोई असुविधा होगी? नहीं, मतलब है कि मैं जरा अकेले पसंद करते हैं। हाँ, हकलाता है। अरूप बाबू को याद आया, एडवर्ड अष्टम ने जब एकाएक राजगद्दी त्याग दी थी तो उनका भाई चिंतित हो उठा था, क्योंकि वह तुतलाता था। लेकिन उसे ही राजा बनना था और राजा बनने के बाद भाषण देना जरूरी था। कुली माल लेकर गेट के सामने खड़ा है, यह देखकर दोनों फिर से चहलकदमी करने लगे। इसी को कहते हैं ख्याति की विडंबना। अरूप बाबू ने इसकी कल्पना करने की कोशिश की कि इस हकलाने वाले साहित्यिक से बातचीत करने के बाद झुनी, पिंटू, चुमकी, शांतनु, बाबू, प्रसन्नजीत और नवनीता के चेहरे की क्या हालत होगी। कल्पना में उन्होंने जो कुछ देखा वह उन्हें जरा भी अच्छा न लगा। एक काम कीजिएगा, गेट के बाहर आकर अरूप बाबू ने पूछा, क्या आपकी छुट्टी भक्तों के उपद्रव के चलते बर्बाद हो जाए, यह सोचने में जरा भी अच्छा ना लगता है। मुझे भी नहीं। मेरा कहना है कि आप सीव्यू मत जाएं। तब सीव्यू में खाना अच्छा नहीं मिलता है। मैं सागरिका में ठहरा था, अभी मेरा कमरा खाली है, आप वहीं चले जाएं। ओह, और आप अपने नाम को व्यवहार में मत लाएं। बेहतर तो यही होगा कि आप अपनी मूंछ मुड़ा लें। मूंछ? अभी तुरंत वेटिंग रूम में चले जाइए, 10 मिनट की बात है। ऐसा करने से आपकी छुट्टी कोई बर्बाद नहीं कर सकेगा। मैं बल्कि कल कलकत्ता लौटकर आपके नाम से सीव्यू में तार भेज दूंगा कि आप नहीं आ रहे हैं। अमलेश मौलिक की परेशानी से चिंता की लकीरों को मिटने में लगभग 20 सेकंड लगे। इसके बाद उनके होंठ और आंखों की दोनों ओर नई लकीर खिंच आई। मौलिक जी हंस रही हैं। आपको क्या कहकर कहने की जरूरत नहीं है। आप बल्कि इन पुस्तकों पर अपना हस्ताक्षर कर दें। इस नीम के पेड़ के पीछे चले आइए, किसी की नजर नहीं पड़ेगी। पेड़ की ओट में आकर अमलेश मौलिक अपने भक्त की ओर देखते हुए एक कोमल हंसी और जेब से उन्होंने लाल पारकर कलम बाहर निकाली। जिस दिन से पुरस्कार मिला है, ढेर सारा कागज और स्याही खरीदकर उन्होंने अपना एक बहुत ही खूबसूरत हस्ताक्षर तैयार कर लिया है। 5 पुस्तकों पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। वे जानते हैं कि उनकी जीभ हालांकि हथलाती है, परंतु कलम नहीं हथलाएगी। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे अपनी त्वरित बुद्धि को काम में लाकर अरूप बाबू ने अपने ऊपर गहराने वाले धोखाधड़ी के आरोप के बादल को आकाश में उड़ती पतंग के समान अपने वश में कर लिया। कमाल है सत्यजीत रे साहब की लेखनी का। इसी के साथ आज विदा लेती हूँ। आती रहूंगी ऐसे तमाम सुप्रसिद्ध, प्रतिभाशाली, महान रचनाकारों की और बहुत सी रचनाएं लेकर। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार एवं सुझाव जरूर लिखें। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। सुखी रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार।